हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमारे जो सारथी बैच हमने स्टार्ट किया है पीआर यादव एमसीक्यू सीरीज, आज हमारा लेक्चर 4th है। आज हम किस टॉपिक को लेंगे, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेंगे, ठीक है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम है, चाहे वो नेशनल लेवल का एग्जाम है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल का हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हार्मोन्स पे आ रहा है। तो क्या लिखा है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। ये कह रहा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल बॉडी में, उसके लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने क्या है, गोनेडोट्रोफिन्स। तो क्या गोनेडोट्रोफिन्स है, एफएसएच एलएच, बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ईस्ट्रोजन का भी काम है, प्रोजेस्ट्रॉन का भी काम है, दोनों का काम है, दोनों ओवेरियन हार्मोन्स है। ओवरी सेक्रीट करती है। थर्ड लेक्चर में कहाँ से ईस्ट्रोजन निकलता है, कहाँ से प्रोजेस्ट्रॉन निकलता है, सब मैंने क्लियर करवाया हुआ है। आप जो डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहा है, प्लीज़ वो थर्ड लेक्चर को भी देखें। और सीक्वेंस से जिस तरह से बैच मैंने उठाया है, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड, प्लेलिस्ट में जब जाओगे आप चैनल की, वहाँ पे आपको सारथी बैच मिल जाएगा। तो सीक्वेंशियल लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करो। आप किसी भी लेक्चर से 4th देख रहे हो, अभी इसको कंप्लीट करो, देन वापस जाके पूरे एक सीक्वेंस से इन लेक्चर्स को देखो। तो एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है, बिल्कुल ये भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है आपके पास, गोनेडोट्रोफिन्स एंड एस्ट्रोजन। हाँ बिल्कुल, गोनेडोट्रोफिन्स भी, एस्ट्रोजन भी है, ये भी है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, गोनेडोट्रोफिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो बिल्कुल आप देखो चारों सही हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, गोनेडोट्रोफिन, मतलब एफएसएच की बात हो रही है, ठीक है, एलएच की बात हो रही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये भी होता है। तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, इसको ध्यान से आपने देखना है एचपीओ एक्सिस के बारे में। एचपीओ एक्सिस क्या होता है, ये जो एचपीओ एक्सिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे हो। एचपीओ एक्सिस क्या होता है, एचपीओ एक्सिस यही आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या, एचपीओ एक्सिस। एच स्टैंड फॉर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस यहाँ पे सेक्रीट करता है किसको, हाइपोथैलेमस यहाँ पे सेक्रीट करता है जीएनआरएच को, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को। वो जीएनआरएच स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को, और पिट्यूटरी से सेक्रीट करवाता है एफएसएच एंड एलएच, क्लियर। एफएसएच और एलएच कहाँ से आया, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से आया। किसने करवाया, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ने। कहाँ से निकला, हाइपोथैलेमस से निकला। अब ये एफएसएच एक्ट करता है किसके ऊपर, ओवरी के ऊपर, ओवरी के ऊपर, और एलएच भी एक्ट करता है ओवरी के ऊपर। एफएसएच एक्ट करता है ओवरी में फॉलिकल की ग्रोथ करवाता है, और एलएच जो है, एलएच की सर जाती है, सब पढ़ा चुका हूँ, एलएच की सर जाती है, उस सर से क्या होता है, ओवुलेशन होती है, और ये एलएच मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को। और कार्पस ल्यूटियम क्या हो गया, डेवलपिंग फॉलिकल से जो डेवलप्ड फॉलिकल ग्रेफिन फॉलिकल बना, वो ग्रेफिन फॉलिकल जब टूटता है, ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होता है, जो रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल है उसी को हम आगे जाके 14 डे के बाद क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और वो कार्पस ल्यूटियम सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन को, और उस कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करवाता है कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेंटेन करवाता है। पूरा हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा चुका हूं, फिर से रिपीट करवा रहा हूं, ठीक है। अब ओवरी, अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन है, एच पी ओ, एच स्टैंड फॉर हाइपोथैलेमस, पी से पिट्यूटरी ग्लैंड, ओ से ओवरी, और ए क्या है, एक्सिस क्या है, एक्सिस हो गया एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड। देखो कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये हो रहा है, मतलब क्या कोऑर्डिनेटेड मैनर का, यहाँ पे जो ये एफएसएच है, एलएच है, इसको नेगेटिव फीडबैक कौन देता था, एस्ट्रोजन देता था। जैसे ही एस्ट्रोजन आएगा वो नेगेटिव फीडबैक देगा कि रोक दो अब एफएसएच एलएच को, अब मुझे काम करने दो, क्लियर। तो कुछ एचपीओ एक्सिस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जब मैं तैयारी करता था तो उस टाइम पे मैंने लिखे थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन आता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या कहते हैं इसे, यूमेनोरिया, क्लियर। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को यूमेनोरिया कहते हैं। लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी होती है, तो 28 डेज जो है लेंथ होती है। अगर आपको एवरेज पूछे तो 21 से 35 डेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की एवरेज लेंथ होती है। तो एवरेज ब्लड लॉस इन वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है, पहली प्रेफरेंस हमेशा 35 ml को देंगे, और 50 ml सेकंड प्रेफरेंस होगी। बट अगर रेंज पूछी जाए कि कितना होता है, तो 20 से लेकर 80 ml जो है नॉर्मल ब्लड लॉस होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। रेंज में अगर पूछेगा तो 20 to 80 ml। इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल।
फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब पहली बार किसी बच्ची को मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, ब्लीडिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मेनार्के। क्लियर, ये भी याद रखेंगे, मेनार्के कहते हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली आ जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्यूबरिटी एज कितनी होती है? तो 10 to 16 जो है प्यूबरिटी एज मानी गई है। टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन 1 ईयर, एक साल में कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं? तो अप्रॉक्सीमेटली 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एक साल में देखे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग 1 से 5 दिन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसको हम क्या कहते हैं? तो ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ठीक है, जैसे ही ब्लीडिंग, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ब्लीडिंग फेज डे 1 होता है नेक्स्ट साइकिल का, ये याद रखना आप। ठीक है, ब्लीडिंग फेज का जो डे 1 है, जब से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, नेक्स्ट साइकिल का डे 1 हो जाता है वो। क्लियर। तो स्टार्टिंग जो पहले 5 दिन होते हैं ब्लीडिंग फेज, पहले 5 दिन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसी को हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं। फेजेस भी आगे करवा दूंगा, डोंट वरी। परमानेंट स्टॉपेज इज कॉल्ड, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं फीमेल में, तो उसे हम क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, 55 ईयर्स इसकी एज है, 45 to 55 इसकी एज होती है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो देखो, एक ही क्वेश्चन में हमने कितनी सारी चीज़ें कर दी। हार्मोनल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देख ली, यहाँ पे हमने HPO एक्सिस को भी देख लिया, और इसके साथ में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए। अब इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको इसी क्वेश्चन की, कि कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पे है। पहले आप यहाँ पे ये डायग्राम देख लो, ये वैसे मैंने समझा दिया है आपको, आप देख सकते हो। इस डायग्राम में साफ साफ दिया है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से क्या निकल रहा है? LH और FSH निकल रहा है, और LH और FSH किस पे एक्ट कर रहा है? ओवरी के ऊपर एक्ट कर रहा है। क्लियर। अब ओवरी में ये फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, देखो फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं। ये फॉलिकल डेवलप जो हो रहे हैं, ये फॉलिकल क्या सेक्रीट करते हैं? ये सेक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन को। क्लियर। और साथ में नेगेटिव फीडबैक देते हैं पिट्यूटरी को कि रोक दो FSH और LH को। क्लियर। उसके बाद आप देख सकते हो ग्रेफिन फॉलिकल यहाँ पे रप्चर हुआ, ओवम बाहर आया, ओवुलेशन हो गई। अब ये कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम सेक्रेट करता है किसको? प्रोजेस्ट्रॉन को। एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देता है, जैसे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद यूट्रस के अंदर लाइनिंग को थिक करने का स्टार्ट करेगा। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? प्रोजेस्ट्रॉन एग्रेसिवली जो है यूट्राइन वॉल्स को मैच्योर करेगा, यूट्राइन वॉल्स को तैयार करेगा, किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा थोड़ा बता चुका था, अभी यहाँ पे आई तो साथ में लपेटते चले हम इसे। अब एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, तो एक्सप्लेनेशन समझेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या है? हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर, हार्मोन्स जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं? तो GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कौन सेक्रेट करेगा? हाइपोथैलेमस। फ्रॉम हाइपोथैलेमस इट इज इनिशिएटर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इनिशिएटर जो स्टार्ट करवाता है वो कौन है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स, जब गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है ए गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन नाम से पता चल रहा है गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनेड्स क्या होते हैं? बेसिकली गोनेड्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो आगे प्रोजेनी बनाने के लिए सेल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मेल गोनेड क्या है? तो टेस्टिस है। फीमेल गोनेड क्या है? तो ओवरी है। क्लियर, समझ आ गया? ये गोनेड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन से हो गए? FSH हो गया और LH हो गया। ये मतलब गोनेड को स्टिमुलेट करते हैं, मेल में टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं और फीमेल में ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं। फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, कहाँ से निकलते हैं? पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से। ठीक है, एंटीरियर मतलब आगे वाला लोब। पिट्यूटरी में 2 लोब होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। इज इट क्लियर? एंटीरियर लोब से निकलता है गोनेडोट्रोफिन, FSH एंड LH निकलता है। क्लियर। अब ये गोनेडल हार्मोन्स क्या करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेंगे, और गोनेडल हार्मोन्स कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? एक तो आपका GnRH रेस्पॉन्सिबल है, FSH रेस्पॉन्सिबल है, LH रेस्पॉन्सिबल है, जो निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। और आपके गोनेडल हार्मोन्स, गोनेडल हार्मोन मतलब जो गोनैड बना रहा है, मतलब जो टेस्टिस है ओवरी बना रही है। ओवरी क्या क्या बनाती है? मैंने पहले बता दिया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाती है। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन मेनली फ्रॉम ओवेरियन फॉलिकल, मैंने बताया था ना, ग्रेफिन फॉलिकल या डेवलपिंग फॉलिकल से बनता है आपका एस्ट्रोजन। एंड प्रोजेस्टेरॉन मेनली फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम इन ओवरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्पस ल्यूटियम जो है ये बनाता है आपके प्रोजेस्टेरॉन को। अब बार बार मैं इसको क्यों बार बार बोल रहा हूँ? लास्ट लेक्चर में भी मैंने काफ़ी इसको स्ट्रेस लेके बोला, इसमें बोल रहा हूँ कॉज ये बेसिक है, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और एग्जाम में यहाँ पे एग्जामिनर फंसा सकता है आपको। इज इट क्लियर? आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे? द हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल इज कॉल्ड, पढ़ा चुका हूँ। डेवलपिंग फॉलिकल किसको सेक्रेट करेंगे? एस्ट्रोजन को सेक्रेट करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? मैंने बता दिया था,
इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे इसने हमको ग्लैंड पूछी है, ध्यान से देखना, ग्लैंड पूछी है। यहाँ पे हमको ये वो नहीं पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। अब अगर आपको हार्मोन में कंफ्यूजन है ना, तो मैं आपको सिंपल सा एक बता देता हूँ। होता क्या है बेसिकली, हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ग्लैंड्स होती हैं, दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये इनकी सेक्रीशन को हम बोलते हैं हार्मोन, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनकी सेक्रीशन को हम बोलते हैं एंजाइम्स। क्लियर। और जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, इनकी कोई पाइप नहीं होती। दैट मीन्स ये जो अपनी सेक्रीशन डालेंगे वो सीधा ब्लड में डाल देते हैं, तो ये डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, इसकी सेक्रीशन ब्लड में। क्लियर। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जैसे सिलिवरी ग्लैंड है हमारी, है ना, ये कहाँ पे सेक्रेशन डालेगी, ये पाइप के थ्रू, डक्ट के थ्रू हमारे माउथ में डालती है, ठीक है। आपने पढ़ी होंगी ज़रूर, है ना, डक्ट्स पढ़ी होंगी सिलिवरी ग्लैंड की। जब हम एमएसएन में डाइजेशन पढ़ेंगे वहाँ पे समझा दूंगा। तो हार्मोन आपको क्लियर हो गया, क्लियर। ग्लैंड आपको क्लियर हो गया, ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्लैंड, सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस की कोई डक्ट नहीं है, डायरेक्टली ब्लड में डालेगा। क्लियर। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी की कोई डक्ट नहीं है, डायरेक्टली एफएसएचएलएच कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट, हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन पूछा होता तो जीएनआरएच था। अब कौन निकालता है इस जीएनआरएच को, कहाँ से निकलता है जीएनआरएच, हाइपोथैलेमस से। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो नहीं। पोस्टीरियर तो बिल्कुल भी नहीं। एंटीरियर से क्या निकलता है, एफएसएच निकलता है और एलएच निकलता है। ओवरी से तो बिल्कुल नहीं। ओवरी से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और अगर और स्पेसिफिक अगर हम हो जाएंगे तो एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, डेवलपिंग फॉलिकल। और अगर हम प्रोजेस्टेरोन पे आ जाएं तो कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय। ये कह रहा है कि ओवेरियन साइकिल, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे साइकिल्स होते हैं, ये बोल रहा है कि ओवेरियन साइकिल कौन इनिशिएट करता है। तो मैं सीधा आपको बोलूँगा, ओवेरियन साइकिल मतलब ओवरी के अंदर जो चेंजेस होंगी, ओवरी के अंदर जो डेवलपमेंट होंगी, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होंगी, वो कौन करता है, तो एफएसएच करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब थोड़ा ध्यान से समझो इसको, क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, किस तरह से है। तो एक इस डायग्राम से, एक स्पाइडर ग्राफ से मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। अब देखो, सबसे पहले इसको समझो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो हमेशा याद रखना, ओवरी और यूट्रस, दो ही जगह तो चेंजेस हो रही है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और चेंजेस कहाँ आएंगे, ओवरी के अंदर चेंजेस आएंगे और साथ में यूट्रस के अंदर चेंजेस आते हैं। अब फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर मैं बात करूँ, तो ओवेरियन चेंजेस, ओवरी में चेंजेस आएंगे और यूट्रस में चेंजेस आएंगे, इनको हम यूट्राइन चेंजेस बोलेंगे। अब अगर ध्यान से हम देखें, ओवरी में जो चेंजेस आते हैं, ओवरी में जो चेंजेस आते हैं इन्हें हम ओवेरियन चेंजेस कहते हैं। अब इसमें दो फेजेस होते हैं, एक होता है फॉलिकुलर फेज और एक होता है ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज क्या होता है, 6 to 14 डेज का होता है। 1 to 5 डेज तो ब्लीडिंग वाले होते हैं, ठीक है। और ये ब्लीडिंग होती कहाँ है, ओवरी में नहीं होती ना, कहाँ होती है, यूट्रस में होती है, तो इसलिए हम इसको यूट्राइन में रखते हैं। ध्यान से समझो, 6 to 14 डेज जो है वो फॉलिकुलर फेज होता है। ये 6 से 14 दिन क्या होता है, फीमेल की बॉडी में ओवरी के अंदर फॉलिकल डेवलपमेंट होती है। एफएसएच जो है एक्ट करता है फॉलिकल्स के ऊपर, एफएसएच एक्ट करता है ओवरी के फॉलिकल्स के ऊपर, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है, मतलब ओसाइट को तैयार किया जाता है, सेकेंडरी ओसाइट को। उसके बाद ल्यूटियल फेज आपका आ जाता है 15 से 28 डे में। ये ल्यूटियल फेज याद रखना, हमेशा ल्यूटियल फेज फिक्स्ड होता है, मतलब ल्यूटियल फेज हमेशा 14 दिन का ही होगा। 15 से 28 14 दिन हो गए, तो ये हमेशा फिक्स्ड होगा, 14 डेज का होगा। और जो फॉलिकुलर फेज होता है, इसमें फ्लक्चुएशन आती है। आपने देखा होगा, फीमेल्स में ज़रूरी नहीं है कि 28 दिन का ही साइकिल है, किसी में 32 दिन का है, किसी में 36 दिन का है। अब जिसमें ये 32 और 36 दिन का है, तो मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पे सिंपल हो गया, ल्यूटियल फेज तो रहेगा 14 डेज का ही, उसके अलावा जो रेस्ट डेज हैं, जो चेंजेस आएगी, वेरिएशन आएगी, वो हमेशा फॉलिकुलर फेज में ही देखी जाती है। तो फॉलिकुलर फेज कितना है, 6 to 14 डेज का। ल्यूटियल फेज जो है 15 to 28 डेज। ल्यूटियल फेज नाम से पता चलना चाहिए आपको, ल्यूटियल फेज में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है और प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन करेगा। तो कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटियल याद रखना। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच एक्ट करेगा, तो फॉलिकुलर फेज आ गया, समझ आ गया। अब यूट्राइन चेंजेस में की अगर मैं बात करूँ, तो 1 से 5 दिन तक इसको हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ये यूट्रस में हो रहा है, ठीक है। यूट्रस ब्लीडिंग कहाँ होती है, यूट्रस में एंडोमेट्रियम की स्ट्रेडिंग होती है, वेजाइना के थ्रू ब्लड डिस्चार्ज होता है, क्लियर। तो जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। तो ब्लीडिंग फेज जो है 1 से 5 दिन का होता है, ये यूट्राइन फेज का पहला फेज है। सेकंड है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, सेल्स का प्रोलिफरेट होना, ग्रो करना,
ठीक है, सेल्स का डिवाइड करना, ठीक है। तो प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब फॉलिकुलर फेज की तरह ही ये 6 से 14 दिन का होता है। उसके बाद सेक्रेटरी फेज आता है। सेक्रेटरी फेज 15 टू 28 डेज होता है। इस सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, इस सेक्रेटरी फेज में जो एंडोमेट्रियम है ये अच्छे से तैयार होती है। किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, कि जो अब सेकेंडरी ओसाइट है उसको मैं इम्प्लांट करूं। अगर फर्टिलाइजेशन होगी, देखो इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई, इम्प्लांटेशन तो होती है। इज इट क्लियर? 15 टू 28 डेज में होता है ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। आगे और जब क्वेश्चन आएंगे और एक्सप्लेनेशन आएगी और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे हम इसके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, this phase is so named because it is when the follicles in the ovary grow। ये कह रहा है कि ये फेज के बारे में बात कर रहा है और इस फेज का नाम जो है किसकी वजह से रखा गया है, बिकॉज इट इज़ व्हेन द फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो एंड फॉर्म अ मैच्योर एग। ये ग्रो कर रहे हैं फॉलिकल और मैच्योर एग को बना रहे हैं। नेम द फेज, तो कौन से फेज की बात हो रही है यहाँ पे, सीधा दिमाग में आपको आ रहा है, यहाँ पे फॉलिकल ग्रो हो रहे हैं और एग को बना रहे हैं, मतलब ये ओवरी के अंदर हो रहा है और फॉलिकुलर फेज की बात हो रही है। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई होगी होप सो आपको। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे हम 3 फेजेस को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो फेजेस ऑफ मेंसेस की अगर हम बात करें तो फॉलिकुलर फेज, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, फॉलिकुलर फेज ओवरी में कहते हैं और प्रोलिफरेटिव फेज यूट्राइन फेज में, यूट्रस चेंजेस में हम कहते हैं। तो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज में होता क्या है, दिस टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू ओवुलेशन। ये जो फॉलिकुलर फेज है ये कब से कब हो रहा है, 1 to 14 डे, ठीक है, 1 से लेकर 14 दिन तक, मतलब ओवुलेशन से पहले तक ये वाला फेज चलता है फॉलिकुलर फेज, इन विच फॉलिकल इन ओवरी ग्रो एंड फॉर्म अ मैच्योर एग। इस फेज में फॉलिकल्स जो है ग्रो करते हैं और मैच्योर एग को बनाते हैं, किसके इन्फ्लुएंस में, बाय द इफेक्ट ऑफ FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल नाम से पता चल रहा है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलता है। क्यों निकालता है पिट्यूटरीज को, क्योंकि हाइपोथैलेमस से GnRH आया हुआ है। समझ आ गया? जैसे मैं बार बार इन चीज़ों को बोल रहा हूँ वैसे बार बार आपने दोहराना है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार इसको बस रिवाइज करो फिर भूल जाओ, नहीं। इस लेक्चर के बाद आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में या हार्मोनल कंट्रोल में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेक्रेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज। देखो अब नाम कितने आ गए, सेक्रेटरी फेज भी हम इसको कहते हैं या पोस्ट ओवुलेटरी फेज। पोस्ट ओवुलेटरी, पोस्ट मतलब बाद में, किसके बाद में, ओवुलेशन के बाद में, तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज, या इसी को हम ल्यूटियल फेज कहते हैं क्योंकि इसमें कार्पस ल्यूटियम बन गया। अबाउट 14 डे के बाद की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, पीरियड बिटवीन ओवुलेशन 14 डे टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मेंसेस, अगला मेंसेस आने से पहले और ओवुलेशन के आगे वाला जो टाइम फेज बिटवीन में आता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्रेटरी फेज। मतलब अगर हम डे 1 से बात चलाएं, डे 1 से लेकर 28 डे तक बात चलाएं, 14th डे में ओवुलेशन होती है। जो ये वाला 1 to 14 तक है ये आ गया आपका फॉलिकुलर फेज, और 14 to 28 तक आ गया कौन सा, सेक्रेटरी फेज, या इसको पोस्ट ओवुलेटरी फेज या ल्यूटियल फेज का नाम देते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट है सेक्रेटरी फेज इज द मोस्ट कांस्टेंट फेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सेक्रेटरी फेज है मोस्ट कांस्टेंट फेज है ये, मतलब ये फेज फिक्स्ड होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है, ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में कांस्टेंट फेज कौन सा है, तो सेक्रेटरी फेज है, मतलब ये 14 डेज का ही होता है, तो अबाउट 14 डेज पहले ही लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज अबाउट 4 डेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज जो ब्लीडिंग वाला फेज होता है ये 4 दिन का होता है, 4 डेज का होता है। द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर होती है, इज स्टार्टेड टू शेड ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम होता है ना, ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये किसके इन्फ्लुएंस में बना रहता है, LH के इन्फ्लुएंस में, बट LH आना बंद हो जाता है। क्लियर? आगे जब पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल फेज में शेडिंग जो होती है वो क्यों होती है, क्योंकि डिक्रीज हो जाता है किसका लेवल, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरॉन का, जिसकी वजह से विच रिजल्ट इनटू ब्लीडिंग हो जाती है। बात समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे, When does the follicular phase of menstrual cycle begin? ये कह रहा है कब follicular phase menstrual cycle में स्टार्ट होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 10 to 12 आवर आफ्टर द LH पीक। LH पीक के 10 से 12 घंटे
बाद फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है। बिल्कुल गलत, ऐसा है ही नहीं, फॉलिकुलर फेज तो स्टार्टिंग वाला है। तो मतलब बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल अंटिल ओवुलेशन, बिल्कुल सही। ये कह रहा है पहले दिन से लेकर ओवुलेशन मतलब 14 डे तक, ये वाला जो फेज है इसी को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तो बिल्कुल सही यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कांस्टेंट फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, अभी बता दिया सेक्रेटरी फेज, ल्यूटेल फेज जो है कांस्टेंट होता है, तो देखो ल्यूटेल फेज ऑप्शन में है आंसर, करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो लेंथ ऑफ ल्यूटेल फेज इज फिक्स्ड, याद रखना जो लेंथ होती है ल्यूटेल फेज की वो फिक्स्ड होती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है, दैट इज 14 डे। याद रखना 14 डे ल्यूटेल फेज, सेक्रेटरी फेज इसकी क्या होती है 14 डे होती है। सो इफ अ वुमेन हैज 36 डेज, अगर 36 डेज किसी वुमेन का टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो इसकी ओवुलेशन अगर हमको बोलेंगे तो माइनस हम करेंगे डायरेक्टली 14, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 22 डे में इसकी ओवुलेशन हुई है। यहाँ पे 14 डे को नहीं लगा के आना कि 14 डे में ओवुलेशन होती है। 14 डे हम किसकी रेस्पेक्ट में बात करते हैं, अगर 28 डे का पीरियड होगा, तो मतलब अगर हमको किसी भी फीमेल का ओवुलेटरी डे निकालना है तो हमको उसका पहले टोटल जो आपका टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड जो होगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे 36 डे था तो हमको -14 करना है, जो वैल्यू आएगी वो ओवुलेशन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर वुमेन का 36 डेज का साइकिल होगा तो ओवुलेशन विल अकर ऑन 22nd डे ऑफ साइकिल। क्यों 36 - 14 दैट इज 22 डे। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं यार एग्जाम में, ऊपर डेटें डाली हुई हैं एग्जाम, ASIC स्टेट नर्सिंग 2016 में पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ सबकी डेटें ऊपर लिखी हुई हैं, अब ये डेट्स आप खुद देख लो। हर एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के पीछे एक एग्जाम है, ऐसे ही कोई फालतू क्वेश्चन उठा के नहीं है, हर प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर 2020 में पूछा गया है, ओवुलेशन इन अ फीमेल विद अ 36 डे साइकिल अगर बिटवीन 36 हो गया -14 करो कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे देखो 24 कहाँ है, तो 20 से 24 डे, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ESIC स्टेट स्टाफ नर्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, द एवरेज ब्लड लॉस इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाए थे वहाँ पे बताया था 2280 ml बता दिया था मैंने आपको, तो 2280 में कौन सा आ रहा है, 200 तो ज़्यादा जा रहा है, 80 के ऊपर जा रहा है, नहीं आएगा। ठीक है, आपने 2280 याद रखना है, 80 ml याद रखना है, बस इसके आसपास वाली वैल्यू देखो, 100 फिर ऊपर चले गया, 150 फिर ऊपर चले गया, 50 बीच में है ना, हाँ बिल्कुल, 100 थोड़ा ही, तो 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका SSB DD एंड DNH नर्सिंग ऑफिसर फेब 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, अ मदर विद 9 month बेबी इज प्लानिंग फॉर ट्यूबिक्टोमी। ये कह रहा है एक मदर है जिसका 9 महीने का बेबी है और वह प्लान कर रही है ट्यूबिक्टोमी की। ट्यूबिक्टोमी क्या है, स्टरलाइजेशन होती है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके नॉट कर दिया जाता है। ठीक है, स्टरलाइजेशन प्रोग्राम है। व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर सर्जरी फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन। अब ये कह रहा है, ये हमको पूछ रहा है कि ट्यूबिक्टोमी करनी है। देखो अब ट्रैप कैसे बनाता है एग्जामिनर, 9 month बेबी है, इसको इतना नहीं सोचना है, क्वेश्चन सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि एक फीमेल है वो प्लान कर रही है ट्यूबिक्टोमी के लिए, तो बताओ कौन सा फेज उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा वाला फेज चल रहा होगा जो आइडियल टाइम होता है ट्यूबिक्टोमी के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए। तो हमेशा याद रखना जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है उसे बेस्ट माना जाता है ट्यूबिक्टोमी के लिए। इज इट क्लियर? 9 month बेबी बस ट्रैप डाला हुआ था इसने। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो ट्यूबिक्टोमी शुड बी डन बेस्ट विद इन अ वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मतलब एक हफ्ते के बाद मेंस्ट्रुएशन हुई उसके एक हफ्ते के बाद। अब मेंस्ट्रुएशन एक हफ्ते के बाद तो प्रोलिफरेटिव फेज ही आएगा ना, ठीक है, क्योंकि 14 डेज 2 हफ्ते तक तो यही चलता है, तो प्रोलिफरेटिव फेज इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पोस्ट पार्टम स्टरलाइजेशन, व्हाट इज पार्टम, पार्टम क्या हो गया, पार्टम हो गया सिंपली बर्थ। ठीक है, बेबी डिलीवर हो गया ना, उसी को हम पार्टम बोलते हैं, याद रखना। तो पोस्ट पार्टम मतलब पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट बर्थ, बर्थ के बाद स्टरलाइजेशन इज परफॉर्म्ड विद इन, कब की जाती है 72 आवर्स ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। हमेशा याद रखना जो आइडियल टाइम होता है स्टरलाइजेशन का पोस्ट पार्टम तो वो होता है 72 आवर्स अगर वेजाइनल डिलीवरी है तो, ठीक है, ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। यहाँ तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम एम्स रायपुर फेज 2 में पूछा गया था 2017 में। क्वेश्चन क्या है, the phase in which lining cells of the ovarian follicle are stimulated by luteinizing hormone to develop the carpus luteum। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि एक फेज है जिसमें ओवेरियन फॉलिकल्स की जो इनर लाइनिंग है वो स्टिमुलेट हो रही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से कि डेवलप करो कार्पस लूटियम को टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन एंड
एस्ट्रोजन इज, वो कौन सा फेज है? तो सिंपली जब यहाँ पे फेज किस फेज की बात हो रही है, दैट मीन्स जो ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ चुका है ओवेरियन फॉलिकल को, और कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन कब बनता है, कौन सी फेज में बनता है, आफ्टर ओवुलेशन कौन सी फेज होती है वो वाली, तो सेक्रेटरी फेज की बात चल रही है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज तो नहीं, ब्लीडिंग फेज में तो ऐसा नहीं होगा। प्रोलिफरेटिव फेज तो स्टार्टिंग वाला था जहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का कोई नामो निशान नहीं था, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या था पहचानने वाला, कि प्रोजेस्टेरॉन को निकालने की बात हो रही है, दैट मीन्स कार्पस ल्यूटियम की बात हो रही है। तो कार्पस ल्यूटियम कब बनता है? आफ्टर ओवुलेशन बनता है, सेक्रेटरी फेज में बनता है। तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ गया। इस तरह से जिस अप्रोच के साथ मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, सेम इसी अप्रोच के साथ आपको भी क्वेश्चन निकालने हैं। इज इट क्लियर? तो इसकी अब एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा हमें समझ में आता है और कुछ और भी पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट निकलते हैं। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि इन लेक्चर्स को बस फॉर ग्रांटेड मत लो। ये एक एक लेक्चर आपको इतनी हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। सेकेंड थिंग और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये लेक्चर आपने कैसे देखने हैं, मैं बार फिर इस लेक्चर में आपको बता रहा हूँ कि इन लेक्चर्स को देखने का तरीका सिंपल है कि कॉपी आपके पास होनी चाहिए। पीआर यादव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है कि नहीं है पीआर यादव, एक एक क्वेश्चन उसका मैं करवा रहा हूँ, बस एक कॉपी अपने सामने रखो। जो क्वेश्चन आपको आता है, जो रैशनल आपको आता है, जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ जो आपको आता है, वो आपने उस कॉपी पे नहीं लिखनी है। बट जो चीज़, जो पॉइंट आपको नया लगा उसको नोट करो, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, पॉइंट्स को नोट करो। यहाँ पे थ्योरी पूरी, अब ये एक्सप्लेनेशन लिखने बैठेगा कोई स्टूडेंट, कोई बेनिफिट नहीं है इस एक्सप्लेनेशन को लिखने का। यार बहुत लिख लिया है हमने अपने बीएससी में, जीएनएम में, पोस्ट बीएससी में, सिर्फ लिखवाए तो गए हमसे। कॉलेज वाले करते क्या हैं, और बस लिखवाते हैं। आपको एक बेस्ट लिखाने वाला बना देते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं देते, तो लिख लिख के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो असाइनमेंट्स बनवा रहे हैं ना, वो अलग अलग फाइल्स बनवा रहे हैं कॉलेज वाले, ठीक है, क्राइटेरिया फाइल बनाओ, इसकी बनाओ, उसको, तो कर क्या रहे हो, लास्ट में आप फ़ोन से वो क्राइटेरिया फाइल्स छापे जा रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं। जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस में आपके टीचर बैठे हुए हैं वो फाइलें बनवा रहे हैं, उन्होंने खुद भी अपने टाइम पे फाइलें बनवाई थी और खुद भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुई वैसी, और खुद भी हरास हुए थे और आपको भी हरास कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, आपने बस हरास नहीं होना है, यहाँ पे बस जो पॉइंट आपको मिल रहा है उसको लिखो, जितना जल्दी हो सके जॉब लो और मज़े करो, दैट्स इट। बस नर्सिंग की किस लिए थी, तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए की थी, और नर्सिंग ऑफिसर ही बनेंगे, जब तक नहीं बनेंगे दम नहीं छोड़ेंगे। बस इतना एक अपने आप से प्रॉमिस करो। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, तो एक्सप्लेनेशन समझो। ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज जो ओवेरियन फॉलिकल है, फॉर एग्जांपल जो ग्रेफिन फॉलिकल है, आफ्टर ओवुलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कार्पस ल्यूटियम। कल लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ आपको मैं कि जो ये डेवलपिंग फॉलिकल है, यही जब डेवलप्ड फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल टूटता है, ओवुलेशन होती है, ओवम बाहर आता है, तो जो ये रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल बचता है, यही क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है। किसकी वजह से, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच की वजह से बनता है। क्लियर? विच सेक्रीट मेनली प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑल्सो एस्ट्रोजन। मेन अमाउंट ये प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है, लेकिन कुछ हद तक ये एस्ट्रोजन को भी सेक्रेट करता है, याद रखना। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सम चेंजेस अकर इन यूट्रस। ये कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं यूट्रस के अंदर, टू प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के लिए एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करेगा, एनलार्जिंग करेगा यूट्राइन ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल्स, यूट्राइन ब्लड वेसल्स को एनलार्ज करेगा, ग्लैंड्स वहाँ पे एनलार्ज करेगा, एक्सेस म्यूकस सेक्रीशन करेगा, एंड इंक्रीज एंडोमेट्रियल थिकनिंग, और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को इंक्रीज करता है। कितना इंक्रीज करता है, 12 to 18 mm इंक्रीज करता है। तो देखो इस एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन में कितने सारे पॉइंट्स आपको मिल गए, और जो ये एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका जो सफदरजंग हॉस्पिटल है वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर 2018 में। तो क्या लिखा है, द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेटेड ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये सिंपली कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है। द ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन, तो बिल्कुल नहीं, ओवुलेशन के बाद निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो यार मेंस्ट्रुएशन की रेगुलेशन ये थोड़ी ना कर रहा है। द इंसिडेंस ऑफ कैपिलरी ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है, सस्टेनिंग द थिक एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस को थिक सस्टेन करवा के रखता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक ही बार आया ये क्वेश्चन, बट आ सकता है। कब आया हुआ है ये, पीजीआई रोहतक में पूछा गया था 2015 में। ये क्या पूछा गया है, कॉर्क स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियम ग्लैंड सीन इन। कॉर्क शेप, ठीक है, कॉर्क स्क्रू शेप, एंडोमेट्रियम जो है कॉर्क स्क्रू शेप हो जाती है
कब दिखती है हमको, ठीक है, कॉर्कस्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियम ग्लैंड सीन इन, कब दिखती है, लेट सेक्रेटरी फेज में दिखती है, अर्ली प्रोलिफरेटिव फेज में दिखती है, या लेट प्रोलिफरेटिव फेज में दिखती है, या अर्ली सेक्रेटरी फेज में दिखती है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन का, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। क्लियर? क्या आपने ये कॉर्कस्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियम देखा है? क्या इस पॉइंट को, क्या आपने ये पॉइंट आज तक देखा है कॉर्कस्क्रू शेप्ड कब होती है? आपको मैं एक हिंट, या चलो हिंट नहीं, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, डायग्राम से दिखा देता हूँ आपको मैं, पहले डायग्राम ही दिखा देता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। कॉर्कस्क्रू शेप, ये देखो, ये है ना, ये कॉर्कस्क्रू शेप हो जाता है, ठीक है, ये जो शेप है ये है कॉर्कस्क्रू शेप एंडोमेट्रियम, समझ आ गया? ये है कॉर्कस्क्रू शेप एंडोमेट्रियम। एक्सप्लेनेशन देखो इसकी, ड्यूरिंग अर्ली सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज की स्टार्टिंग में, मतलब ये 14 डे के बाद वाली बात हो रही है, ड्यूरिंग अर्ली सेक्रेटरी फेज ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम ग्लैंड बाय इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इंक्रीज, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो सेक्रेशन है उसके इन्फ्लुएंस में जो एंडोमेट्रियम है वो डेवलप करती है, ठीक है, इंक्रीज एंड आल्सो फिल्ड विद ग्लाइकोजन, और उसके अंदर ग्लाइकोजन फिल हो जाता है। मतलब ड्यूरिंग अर्ली सेक्रेटरी फेज ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ, एंडोमेट्रियल ग्लैंड की ग्रोथ होती है किसके इन्फ्लुएंस में, प्रोजेस्टेरॉन में और एस्ट्रोजन में, इंक्रीज एंड आल्सो फिल्ड विद ग्लाइकोजन, और उसके अंदर ग्लाइकोजन फिल हो जाता है। अब यहाँ ग्लाइकोजन फिल होता है ना, तो ध्यान रखना न्यूट्रिशन के लिए हो रहा होगा, ठीक है। सो इट बिकम कॉर्कस्क्रू शेप्ड, इसकी वजह से वो कॉर्कस्क्रू शेप्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्कस्क्रू शेप में क्या, अच्छा ये तो लगाया नहीं था मैंने, अर्ली सेक्रेटरी फेज इसका आंसर आएगा। अब ये कॉर्कस्क्रू शेप है क्या, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्कस्क्रू एंडोमेट्रियल ग्लैंड आर हॉलमार्क, ये हॉलमार्क साइन है, क्लियर, हॉलमार्क हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ सेक्रेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जैसे ही ये कॉर्कस्क्रू शेप एंडोमेट्रियम दिखता है तो मतलब समझ लेते हैं कि सेक्रेटरी फेज आ चुका है, समझ आ गया? तो क्या था ये देखो इस तरह से, ये देखो, ये कॉर्कस्क्रू शेप, इसके अंदर ग्लाइकोजन भरा हुआ है, ठीक है, यूट्राइन ग्लैंड्स, समझ आ गया? कॉर्कस्क्रू शेप यूट्राइन ग्लैंड्स हैं ये क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है, ये नरिशमेंट के लिए होता है, ठीक है, इनिशियल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, समझ आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन प्रिमोडियल फॉलिकल, ये बात कर रहा है प्रिमोडियल फॉलिकल्स की, मतलब जैसे ग्रेफिन फॉलिकल से पहले क्या बनता था, टर्शरी, फिर उससे पहले सेकेंडरी, उससे पहले प्राइमरी, उससे पहले प्रिमोडियल फॉलिकल। इन प्रिमोडियल फॉलिकल द सिंगल फ्लैट लेयर ऑफ सपोर्ट सेल दैट सराउंड oocyte इज कॉल्ड, ये कह रहा है कि जो प्रिमोडियल सेल है, ये अगर प्रिमोडियल सेल है, इस प्रिमोडियल सेल में जो ये बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली सेल्स की जो लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये प्रिमोडियल सेल हो गया, इसके अंदर ये डेवलपिंग oocyte है, सेकेंडरी oocyte, डेवलपिंग सेकेंडरी oocyte है, इसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखना ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं हमको, जीसीस, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स इनको नाम हम देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कहाँ पे, यूपी यूएमसी नर्सिंग ऑफिसर मार्च 2023 में, देखो 23 में क्वेश्चन पूछा है, 2-3 साल पहले का क्वेश्चन है। अब देखो, अ सिंगल फ्लैट लेयर ऑफ क्यूबाइडल सेल, कौन सी होती हैं, तो क्यूब सेल्स होती हैं, दैट सपोर्ट एंड नर्चर द मैच्योरिंग oocyte इन प्रिमोडियल, नर्चर मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं मैच्योर oocyte को, ठीक है, मैच्योरिंग oocyte को, जो मैच्योरिंग फेज में है, जो बन रहा है oocyte, सेकेंडरी oocyte इन प्रिमोडियल फॉलिकल कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल। याद रखेंगे ग्रेनुलोसा सेल्स, ये कौन सी हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स इस oocyte को, मैच्योरिंग oocyte को, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, अभी मेंस्ट्रुएशन आया, क्या इतने इजी क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं, देखो कितनी बार आया है, केरला में आया हुआ है ये, पीएससी में 2023 में, 3 साल पहले, एम्स पटना 2020 में आया था, एलएनजेपी 2013 में आया था। तो मतलब देखो, आप ये अगर सोच रहे हो ना कि इतने पुराने क्वेश्चन से करवा रहे हैं तो क्या ये आएंगे एग्जाम में, यहीं पे आपको सबूत मिल रहा है। 2013 में क्वेश्चन आया था एलएनजेपी में, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पीवाईक्यू किया होगा 13 में, क्या वो 20 में आंसर नहीं दे पाया होगा? जिसने 13 और 20 में किया होगा, सेकंड नहीं लगाया होगा 23 वाले में, इसमें केरला पीएससी में। इसीलिए ये पीवाईक्यूज इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, समझ आ गया? तो द ऑनसेट ऑफ, तो हम क्या बोलते हैं आने को, मेनार के बोलते हैं, ठीक है, परमानेंट स्टॉपेज को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, समझ आ गया? तो आंसर क्या है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ एन एडोलेसेंट गर्ल दैट इज नॉर्मली
अकर बिटवीन द 12 to 17 ईयर्स, 12 से 17 साल की उम्र में आता है, ईयर ऑफ एज कॉल्ड मेनार्के, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मेनार्के कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज, अभी पीछे ही मैंने बता दिया, देखो क्वेश्चन कहाँ आया है, BSF 2014 में आया है, राग 2017 में आया है, एम्स रायपुर 2019 में आया है, तो 14, 17, 19, तो क्या अब नहीं आ सकते ये क्वेश्चन, क्यों नहीं आ सकते, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। ये बहुत ईजी था बट क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। जिसने अभी रिसेंटली RRB का एग्जाम दिया होगा, रेलवे रोड का, देख लिया कितना इजी पेपर था, क्या बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, तो क्वेश्चंस बेसिक आते हैं, ठीक है, बेसिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं, कॉज स्टूडेंट बेसिक्स को पढ़ते ही नहीं है ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आपका एग्जाम रिम्स में और रिम्स में यूपी 2013 में पूछा गया है, एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंज, तो ये कह रहा है कि एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग मीनोपॉज। मीनोपॉज में होता क्या है, बेसिकली हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनमें थोड़ी चेंजेस आते हैं, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या चेंजेस आती हैं, ये इसने हमको वो नहीं पूछा है, एक्सेप्ट, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो मीनोपॉज के बाद बॉडी में होता है और एक होगा जो नहीं होता है। तो देखो समझो क्या है, पहले हम देखते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं मीनोपॉज में। तो फॉल इन सीरम स्टेरॉइडल लेवल, तो एस्ट्रोजन का लेवल तो गिरता है, बिल्कुल गिरता है, ये ठीक है। फॉल इन FSH लेवल, क्या FSH गिरता है, तो FSH नहीं गिरता है, याद रखना। इंक्रीज इन LH लेवल, बिल्कुल FSH और LH बढ़ता है। बेसिकली ओवरी के अंदर फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं, एग्स खत्म हो जाते हैं, तभी मीनोपॉज आता है। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बना कौन रहा था, वही ओवरी तो बना रही थी, तो यहाँ पे एस्ट्रॉइडल लेवल का तो सवाल ही नहीं बनता है बढ़ना, तो ये सॉरी फॉल इन सीरम लेवल तो बिल्कुल गिरेगा, बढ़ेगा तो नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। फॉल इन FSH नहीं गिरता, FSH और LH तो ठीक मात्रा में होता है। इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन, तो बिल्कुल एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इसने एक्सेप्ट पूछा था तो फॉल इन FSH लेवल इसका आंसर आ जाता है। तो एक्सप्लेनेशन में समझो और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ मीनोपॉज इज डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवेरियन हार्मोन। क्यों आते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज, क्योंकि ओवेरियन हार्मोन का लेवल जो है वो कम होता है, मेनली किसका, एस्ट्रोजन का, एंड आल्सो प्रोजेस्टेरोन इन द सीरम में प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल कम होता है। इस एस्ट्रोजन की कमी की वजह से बोन फ्रेजाइल हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आ जाती है। इस एस्ट्रोजन की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो मेंटेन रहता था वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं फीमेल में, ठीक है। तो ड्यूरिंग मीनोपॉज द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन डिक्लाइन बट सेक्रीशन ऑफ FSH एंड LH रिमेन हाई, तो FSH और LH का सेक्रीशन है वो हाई ही रहता है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बात समझ में आ गई। तो मीनोपॉज, अब जब आगे मीनोपॉज वाला टॉपिक भी अलग से आएगा, वहाँ पे इसकी और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, अभी जो आई थी वो हमने लपेट ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन कॉज ऑफ मीनोपॉज इज, सबसे मेन कॉज क्या है मीनोपॉज का, क्वेश्चन क्या है, RPSC नर्सिंग ट्विटर में क्वेश्चन आया था 2012 में। मेन काज क्या है, लेक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन कम होता है, बिल्कुल होता है। लेक ऑफ एस्ट्रोजन, तो बिल्कुल होता है। एक्सेस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन तो निकलता ही नहीं है, एस्ट्रोजन निकलता ही नहीं है, तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, तो मेन काज होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, दोनों ठीक है, बट ज़्यादा ठीक कौन सा है, तो लेक ऑफ एस्ट्रोजन की कमी की वजह से मीनोपॉज आता है। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ परमानेंट मीनोपॉज एक्सेप्ट। ये कह रहा है, अब वापस से वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, ये कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशन बताओ मीनोपॉज के, ठीक है। परमानेंट मीनोपॉज बोल रही है, प्री मैच्योर मीनोपॉज मतलब पहले ही 35 ईयर से पहले जो मीनोपॉज आता है उसकी बात कर रही है। प्री मैच्योर मीनोपॉज, तो प्री मैच्योर मीनोपॉज और मीनोपॉज में जो कॉम्प्लिकेशन है सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो मीनोपॉज के क्या कॉम्प्लिकेशन है एक्सेप्ट उसको छोड़ के, तो सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस होता है क्या, बिल्कुल होता है, ठीक है। वेसोमोटर सिम्टम्स आते हैं, वेसोमोटर सिम्टम्स आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। इनफर्टिलिटी होती है तो इनफर्टिलिटी तो होगी, फर्टिलिटी कहाँ से रहेगी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आ रहा है, सिजेशन हो गया है, तो ये भी होगा। डिक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क उल्टा बढ़ जाएंगे, तो डिक्रीज कहाँ से होंगे, तो ये नहीं आएगा, तो हमको एक्सेप्ट ही तो पूछा था, डी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझाता हूँ। देखो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मैच्योर मीनोपॉज, पहले तो प्री मैच्योर मीनोपॉज का मतलब समझो, मीनोपॉज अकर बिटवीन या बिफोर एज ऑफ 35 ईयर से पहले ही आ जाए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्री मैच्योर। पूरी तरह से मैच्योरिटी नहीं आई थी, पहले ही मीनोपॉज हो गया, तो प्री मैच्योर, ये क्लियर हो गया आपको, हो गया होगा आपको, प्री मैच्योर मीनोपॉज क्लियर हुआ होगा। इंक्लूड वेसोमोटर इंस्टेबिलिटी,
वेसोमोटर इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जो हॉट फ्लशेज आते हैं, नाइट स्वेट, हॉट फ्लशेज, एकदम से गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, उसे हॉट फ्लशेज कहते हैं। एकदम से पसीना स्वेटिंग होगी फीमेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद सॉरी, इनक्रेमिनेंट बोन लॉस का मतलब क्या हो गया, मतलब जो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आती है या ऑस्टियोपीनिया होता है, या ऑस्टियोपीनिया क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, अभी समझाऊंगा, ठीक है। बोन वीक हो जाती है, इतना याद रखो आप पहले, ठीक है। इंक्रीज्ड कार्डियोवेस्कुलर रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता है, क्लियर। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन आती है, हार्ट ब्लॉकेज, क्या बोलते हैं, आर्टरी ब्लॉकेज की कंडीशन आती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है, हार्ट अटैक हो सकता है, एंड इनफर्टिलिटी, ये सब किस में देखा जाएगा, प्री मैच्योर मेनोपॉज में देखा जाता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, तो याद रखना, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस आर कंडीशन इन्वॉल्विंग अ लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी जो BMD है वो कम हो जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, मेकिंग बोन वीकर हो जाती है बोन आपकी, एंड मोर प्रोन टू फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर के लिए वो एलिजिबल हो जाएगी। जैसे ही फीमेल्स को मेनोपॉज के बाद फीमेल थोड़ी सी गिरेगी तो फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि बोन में डेंसिटी कम हो गई है, ठीक है। द प्राइमरी डिफरेंस इज द सिवेरिटी ऑफ बोन लॉस। मेन जो प्राइमरी इसका डिफरेंस है वो क्या है, सिवेरिटी बोन लॉस में हो गई है, विच इज मेजर्ड बाय टी स्कोप। टी स्कोर एक मेजरमेंट का स्कोर होता है, टी स्कोर इतना डेप्थ में कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ड्यूरिंग ए बोन डेंसिटी टेस्ट। तो बस इतना, बोन डेंसिटी टेस्ट में क्या देखते हैं हम, टी स्कोर को देखते हैं। तो जो ये ऑस्टियोपीनिया है, ये अभी बोन डेंसिटी उतनी कम नहीं हुई है, बस डेंसिटी कम हुई है, बट जब वो पोरस हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी कम हो जाती है, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो मतलब पीनिया पहली स्टेज है और उसकी एडवर्स स्टेज क्या है, तो पोरोसिस है। डायग्राम से समझो, ये देखो, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप, ये नॉर्मल बोन है, तो नॉर्मल बोन में देखो ये डेंसिटी प्रॉपर है। उसके बाद ऑस्टियोपीनिया हो गया, तो डेंसिटी देखो क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रहे ना। फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, देखो अब बिल्कुल पोर्स। सीवियर पोरोसिस, देखो कितनी पोरस हो गई है बोन, तो बिल्कुल वीक हो जाएगी, डेंसिटी कम हो गई इसकी। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनोपॉज इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बर्थ हुई, यहाँ पे एक बेबी का बर्थ हुआ, फीमेल गर्ल का बर्थ हुआ, कुछ साल के बाद उसमें प्यूबरिटी आई, ठीक है। उस प्यूबरिटी में इसका मिनार्के आया, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो आया। उसके बाद ये फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रही और यहाँ पे मीनोपॉज है, MP लिख रहा हूँ मैं इसको, ये मीनोपॉज आ गया, क्लियर। अब ये हमसे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है द एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी कहाँ पे, ये फीमेल यहाँ पे सेक्सुअली मैच्योर है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज है ये, ठीक है, ये तो रिप्रोडक्टिव फेज है, इस फेज में फीमेल सेक्सुअली मैच्योर है। और मीनोपॉज ये कह रहा है एग्जैक्टली यहाँ की बात कर रहा है ये, जस्ट मीनोपॉज से पहले रिप्रोडक्टिव फेज के एंड में, और जस्ट मीनोपॉज के पहले जो ये वाली फेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्लाइमेट्रिक फेज कहते हैं, याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट्रिक फेज कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसका था, क्लाइमेट्रिक फेज का, कि ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मीनोपॉज। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी ये, मीनोपॉज ये, और बीच में ये क्लाइमेट्रिक फेज आ जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में समझते हैं और कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है इसका, क्लाइमेट्रिक मीन्स द मीनोपॉज इन अ वुमन दैट इज द पीरियड दैट मेक्स सिजेशन ऑफ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। तो ये कह रहा है कि मीनोपॉज क्या है, जो फीमेल जो कैपेबल थी इन्फेंट को पैदा करने के लिए, कैपेबल थी रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो अब कैपेबल नहीं रहेगी, उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, किसमें, जब जैसे ही सिजेशन हो जाएगा फीमेल का। तो क्लाइमेट्रिक मीन्स द मीनोपॉज इन अ वुमेन। क्लाइमेट्रिक का मतलब ही क्या है, मीनोपॉज आ चुका है वुमेन में, क्लियर। दैट इज द पीरियड दैट मार्क्स, वो पीरियड है जो मार्क करता है सिजेशन ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। इट इज करेक्टराइज्ड बाय वेसोमोटर इंस्टेबिलिटी, वही हॉट फ्लशेज आना,
वेसोमोटर इंस्टेबिलिटी आ जाती है, हॉट फ्लशेज आ जाएगा, नाइट स्वेटिंग हो जाएगी, इनसोम्निया, नींद कम आएगी, ठीक है। एट्रॉफी ऑफ वुल्वोवेजाइनल टिश्यू, वुल्वोवेजाइनल टिश्यू का एट्रॉफी मतलब जो वेजाइना है, वुल्वा है, उसमें एट्रॉफी हो जाती है, ठीक है, वो ढीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेजाइनल ड्राइनेस, वेजाइना जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डिस्पेरियूनिया, डिस्पेरियूनिया होगा, पेनफुल क्वाइटस रहेगा, क्लियर, डिप्रेशन होगा एंड पुअर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन भी पुअर रहेगी वहाँ की कंसंट्रेशन जो है वो पुअर रहती है। दैट मीन्स यहाँ पे अब वो जो बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है वेजाइना के अंदर, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। एसिडिक एनवायरनमेंट रखता है वो, नाम उसका क्या है, तो उसकी भी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मतलब एसिडिटी कम हो जाती है वेजाइना की, ओवरऑल ये बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ पे पूछा गया है, DSSB नर्सिंग ऑफिसर, अगस्त 2019 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है तो जल्दी से देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। टाइम काफ़ी हो गया बट चलो फिर भी जो क्वेश्चन है वो उनको निपटा ही देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं इस टॉपिक को, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को। हॉट फ्लशेज, नाम से पता चलेगा आपको, क्वेश्चन को पढ़ो तो आंसर आ जाएगा। हॉट फ्लशेज, ठीक है, डिसरप्टेड स्लीप मतलब इंसोम्निया एंड मूड डिस्टर्बेंस आर सीन ड्यूरिंग द पीरियड। कब होते हैं ये, किस पीरियड में आते हैं, तो अभी आपने देखा किस में होता है ये, मेनोपॉज में ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ी। जितने भी क्वेश्चन अभी तक टिल आज की डेट तक जितने भी क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके नर्सिंग के नेशनल लेवल के या सेंट्रल लेवल के स्टेट लेवल के एग्जाम्स में आए थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। यही खूबसूरती है PR यादव बुक की कि जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक के थे सारे आपने कर लिए। अब ये टॉपिक आप टॉपिक तो पढ़ रहे हो, अपनी जगह आप थीरीज पढ़ रहे हो, बट कितनी थीरी आपको पढ़नी है वो आपको ये बुक, ये सीरीज बताएगी कि आपको कहाँ पे रुकना है, कितना पढ़ना है और किसको कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना ज़्यादा आपने पढ़ना है, वो आपको ये सारथी बैच बताएगा, ठीक है। तो अब रिवाइज करते हैं क्या क्या आज हमने पढ़ा, आप मेरे साथ साथ रिवाइज करना स्टार्ट करो। आज हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक को देखा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने मेनार्के को देखा, मेनार्के क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो है। फिर मेनोपॉज को देखा, मेनोपॉज क्या है, सेजेशन हो जाती है। क्लाइमेट्रिक फेज के बारे में अभी हमने जाना, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद कॉर्कस्क्रू एंडोमेट्रियल ग्लैंड बन जाती है, वो भी हमने देखा कि किस तरह से उसमें ग्लाइकोजन की स्टोरेज होती है, वो भी हमने देख लिया। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने ओवेरियन चेंजेस को देखा, यूट्राइन चेंजेस को देखा। ओवेरियन चेंजेस में ओवरी में क्या होता है, तो फॉलिकुलर फेज होता है, ल्यूटियल फेज होता है। यूट्राइन चेंजेस में ब्लीडिंग फेज होता है जो 1 से 5 दिन का होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोलिफरेशन होती है, प्रोलिफरेटिव फेज होता है। उसके बाद सेक्रेटरी फेज होता है, क्लियर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद HPO एक्सिस, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि HPO एक्सिस जो है यही कोऑर्डिनेट करता है आपके पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। H स्टैंड करता है हाइपोथैलेमस के लिए, P स्टैंड करता है पिट्यूटरी के लिए, और आपका O स्टैंड करता है ओवरी के लिए। एक्सिस जो है एक्टिवली मॉनिटरिंग होती है इन सभी की। ये पूरा फंक्शन जो है हमारी बॉडी, फीमेल बॉडी जो है वो परफॉर्म करती है। तो कैसा लगा आपको आज का ये लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। बार बार एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि 3 कम्युनिटीज़ में जुड़ जाओ। आप इंस्टा पे हमको फॉलो कर लो, सेम आपको ये चैनल मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम का पेज यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप पे भी चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में तीनों के लिंक है। टेलीग्राम पे को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि रोज़ जो मॉक ड्रिल चढ़ती है हर दिन इस चैनल पे, एक टॉपिक के ऊपर कुछ 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ आती है, 15 मिनट का वो सेशन होता है। उसमें आपने क्वेश्चंस देखने, खुद से आंसर लगाओ, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, मॉक प्रैक्टिस कर लो, उससे आपको अपनी एक्यूरेसी पता चलेगी और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलेगा। तो उसकी जो PDF है, क्योंकि उतना लिखेंगे कहाँ बच्चे, उसके लिए हम PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, किस पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे। तीनों को आप ज्वाइन कर सकते हो, जितना ज़्यादा हो सके उतना बेनिफिट उठा सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो, कमेंट, जो सेशन है उसको शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो, जैसे ही कोई भी अपडेट नर्सिंग की रिकॉर्डिंग आती है, जैसे ही हम कोई टॉपिक उठाते हैं, सबसे पहले आपको पता चलेगा। यहाँ पे सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, कॉज PR यादव ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है नर्सिंग जगत में जिसने PR यादव नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स किया करो, और साथ में कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। आपके कमेंट के आंसर मैं खुद से देता हूँ, खुद से कमेंट सब पढ़ता हूँ और आंसर्स भी मैं देता हूँ। थोड़ा लेट बेशक हो जाता है, बट आंसर ज़रूर मिलेगा आपको आपके महत्वपूर्ण कमेंट का। तो जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर करो, और हाइप ज़रूर करना है इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन में जाओ, लेफ्ट स्वाइप करो, हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप करो इस वीडियो को। और ये वीडियो जो है ट्रेंडिंग में चल जानी चाहिए, जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट है सबके पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, जो भी नीडी स्टूडेंट है उस तक PR यादव सारथी बैच पहुंचा दो। तो कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।